दर्द और अचानक से कोई अगर स्वेलिंग हाथ या पाँव में कहीं भी नज़र आती है तो वो बोन कैंसर का टाइप हो सकता है। और जब हम अपने आसपास के जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनको दिखाते हैं, वो एक रूटीन एक्सरे या एमआरआई रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, तो उसमें वो ईज़िली पकड़ में आ जाता है। तो वो आपको ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह देंगे और उसके बाद हमारे पास पेशेंट आता है उस बोन कैंसर के कुछ प्राइमरी जाँचों के साथ। उसके बाद उसमें जो मेन चीज़ें होती हैं बोन कैंसर की, वो कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत साधारण कैंसर होते हैं जो केवल हड्डियों में एक सूजन या गांठ होती हैं, पर वो कैंसर की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ती, बहुत स्लो स्पीड से बढ़ती हैं, तो उनको हम बिनाइन बोन ट्यूमर बोलते हैं। और कुछ होते हैं जो मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर होते हैं, जो बहुत तेज़ी से स्पीड से बढ़ते हैं और शरीर में भी फैलने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन नाम है ऑस्टियोसार्कोमा और एविंग सार्कोमा। ये हड्डियों में पाए जाने वाले मेन बोन कैंसर है। इनमें वापस होने की संभावना भी होती है। बीमारी को अगर सही समय पर इलाज नहीं हो तो उस जगह का हाथ या पाँव में स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है और वो शरीर में फैल जाती है। अल्टीमेटली किसी किसी मरीज़ में हाथ या पाँव को नुकसान होता है, तो किसी किसी को जान से भी उसमें रिस्क हो जाती है। अगर हम सही समय पे सही इलाज करते हैं बोन कैंसर का, तो लगभग 80% मरीज़ ठीक हो जाते हैं। 20% पेशेंट में बीमारी दोबारा हो सकती है या कंट्रोल नहीं हो सकती है, या उनको बीमारी कई सालों बाद वापस उठने की या कई तरह की और जो इलाज से संबंधित परेशानियां हैं कि लंबी कीमोथेरेपी से, ऑपरेशन से रिलेटेड, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस लगभग 20% मरीजों में होते हैं। 80% पेशेंट पूरे इलाज के दौरान आराम से निकल जाते हैं और अपना नॉर्मल जीवन यापन, बिल्कुल नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है जिसको हमने रिटर्न टू मेन स्ट्रीम नाम दिया है, सार्कोमा सपोर्ट प्रोग्राम। ये हमारा 7 तारीख को होगा। करुणा जी उसको लीड कर रही है। उसमें हमारे पिछले 10 साल में जो ऑपरेटेड पेशेंट हैं वो सारे उसमें भागीदार रहेंगे। उनके साथ हमने एक इस तरीके से 1 to 1 इंटरेक्टिव सेशन रखे हैं कि उनके पेशेंट के उनके साथ में जो उनकी हेल्प करते हैं केयर गिवर्स और जो नेशनली इंटरनेशनली डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, उन सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ हमने उसको डिस्कशन किया है कि वो कितना नॉर्मल ज़िंदगी में अपना जी पा रहे हैं और अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। कुछ पेशेंट हमारे जो है आईआईटी कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ डॉक्टर्स बन रहे हैं और वो अपना रूटीन ज़िंदगी जैसे और बच्चे कर रहे हैं ज़िंदगी में, वैसे ही वो अपना सारा काम कर लेते हैं। सर कॉन्फ्रेंस में देश से ही चिकित्सक आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं? लगभग बड़े नाम एक डॉक्टर रॉक पॉलक हैं जो यूके से आ रहे हैं हमारे पास। डॉक्टर फिलिप हैं जो ऑस्ट्रिया से आ रहे हैं, और डॉक्टर विवेक अजीत हैं जो मलेशिया से आ रहे हैं, और डॉक्टर गुरुपाल सिंह हैं वो सिंगापुर से आ रहे हैं, और 3 डॉक्टर्स और हैं जो यूके से और मलेशिया से आ रहे हैं। तो लगभग 7 डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पास इंटरनेशनली आ रहे हैं। और टाटा के चंडीगढ़ में, मोहाली से, और पूरे इंडिया में केरला, विशाखापट्टनम और इन सब से हमारे पास जो टाटा के और एम्स के बड़े बड़े सारे सेंटर्स से लगभग 150 फैकल्टीज़ इस पूरी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और उसमें सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स नहीं हैं, हमारे पास जो फैकल्टीज़ आएंगे उनमें ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, बोन कैंसर से में काम करने वाले पैथोलॉजिस्ट भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं। तो ये एक साझा मंच है जिसमें सारी विधाओं को एक साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें उस पर हम जो सब लोग काम करते हैं उसका एक कंक्लूजन रिमार्क की पेशेंट का किस तरीके से हमें बेस्ट टू बेस्ट इलाज करना चाहिए, उन सब पे कंक्लूजन रिमार्क ये इस कॉन्फ्रेंस से मिलेगा सबको। पुष्पलता मैम, बिना पैथोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट की कभी भी हम कोई भी बीएम कॉन नहीं आयोजित कर पाते हैं, तो ये जो इस बार बीएम कॉन हो रही है इसमें पैथोलॉजी किस किस तरह के नए एस्पेक्ट्स, एनेस्थीसिया के हम एस्पेक्ट्स कवर अप करने वाले हैं? हम इस सबसे पहले सबको नमस्कार, और मैं डॉक्टर पुष्पलता फ्रॉम निश्चेतन विभाग। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं। एक वर्कशॉप हमारी नर्सिंग स्टाफ के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्सिंग के सहयोग के बिना किसी भी चिकित्सा का पूरा होना बहुत ही असंभव है। तो उनका सहयोग हमें, जो आजकल नई तकनीक है उनके साथ साथ उनकी गुणवत्ता में भी सुधार करना, वो हमारा इस कार्यशाला का उद्देश्य रहेगा। तो जो पहली वाली कॉन्फ्रेंस है नर्सिंग वाली, उसके अंदर हमारे 50 से 60 नर्सिंग इन्वॉल्व हैं, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हर एक टॉपिक पर उनकी प्रशिक्षण करेंगे। तो हमारे जिस तरह से ये कि कीमोथेरेपी वाला पेशेंट है, बोन कीमो वाला पेशेंट को कीमोथेरेपी लगती है, उस कीमोथेरेपी के दौरान कैसे उनका मैनेजमेंट करना है,
उन पेशेंट्स को कई बार सेंट्रल लाइन लगती है, कई बार उनको पिक लाइन लगती है, तो उनका लॉन्ग टर्म के अंदर उनको इन्फेक्शन ना हो, उनका कीमोथेरेपी सही सलामत चलता रहे, तो उस पर किस तरीके से उनको ध्यान देना है। इस तरीके से ऑपरेशन हुआ है उनका, तो ऑपरेशन के बाद में उनको किस तरह से पेशेंट के दर्द का ध्यान देना है, पेशेंट का ड्रेन्स का ध्यान देना है, पेशेंट को कैसे जल्दी से जल्दी चलाना फिराना है, दर्द रहित उनको कैसे रखना है ताकि वो अपने रूटीन में जल्दी से जल्दी आ पाएँ। तो ये तो हमारा नर्सिंग का रहेगा। और दूसरी वर्कशॉप जो हमने आयोजित किया है वो है निश्चेतन विभाग की तरफ से। पहले हमारा जो भी जैसे बोन ट्यूमर यदि हाथ में भी है, पैर में भी है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूरा शरीर बेहोश करते थे। जब पूरा शरीर हम बेहोश करते हैं तो हमेशा पेशेंट को थोड़ा, यदि क्योंकि इस तरह के पेशेंट काफ़ी रिस्क वाले होते हैं, उनको कीमोथेरेपी मिला हुआ होता है, उनको रेडियोथेरेपी मिला हुआ होता है, तो ऑलरेडी वो रिस्क पर होते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को यदि हम कोई इस तरह की टेक्निक हो जिससे सिर्फ वही हिस्सा सुन कर पाए, तो उसको रीजनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो आजकल क्या है, सोनो मशीन आ गई है, सोनो मशीन के जरिए हम देख लेते हैं कि ये नस इस हिस्से में जा रही है, और उससे हम वो नस को ब्लॉक करते हैं, उस नस को ब्लॉक करके वही हिस्सा सुन करते हैं। यदि हाथ का है तो हम हाथ में ब्लॉक करेंगे, पैर का है तो हम पैर को ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा हम उसको ब्लॉक करके, जैसे ऑपरेशन के बाद भी उसको 2 दिन 3 दिन बहुत सिवियर पेन रहता है, तो उसको कंट्रोल करेंगे ताकि उसका जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है वो अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह की वर्कशॉप का हमने आयोजन किया है। इस आयोजन के लिए हमारा जयपुर सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी इसमें शामिल है, और देश के अलग अलग हिस्से से हमारे विशेषज्ञ आ रहे हैं जो कि सोनो के अंदर बहुत एक्सपर्ट्स हैं। जैसे कि डॉक्टर तुहीन मिश्री हैं, जो कि गंगा हॉस्पिटल से आ रहे हैं, कोयम्बटूर से। हमारे यहाँ की फैकल्टी है डॉक्टर सचिन बंसल, डॉक्टर मनीषा हेमरजानी, माई सेल्फ एंड SMS से डॉक्टर वंदना मंगल। इन सब का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और इन सब का एक्सपीरियंस शेयर होगा, और इस तरह से हम पेशेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इलाज कर सकते हैं और ज़्यादा सुरक्षित उनको बेहोशी की ऑपरेशन करा सकते हैं। ये हमारा इसके अंदर जो आजकल की तकनीक है उससे हम सबको कराना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। किसी की कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम मीडिया बाइट्स के लिए स्टार्ट करते हैं। मैम, आम जन किस तरीके से अवेयर हो कि वो बोन कैंसर से बचा रहे? देखिए, बोन कैंसर से बचा रहने के लिए मेन चीज़ जो बोन कैंसर में, ये कुछ जो बच्चों में कैंसर होते हैं उसमें बचने का आम जन के पास कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर किसी में वो डायग्नोसिस होना है, जिस एज पे होना है, तो वो होगा, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। बट जो लाइफस्टाइल जनरेटेड बोन कैंसर्स होते हैं, जो एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जैसे कि कई बार ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर जो होते हैं, उनके मेट्स भी बोन में चले जाते हैं और उसमें बोन में फ्रैक्चर क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक तरीके से बोन कैंसर के टाइप में आते हैं। तो वो लाइफस्टाइल जनरेटेड होते हैं, तो उनको हम हमारी लाइफस्टाइल में जो आजकल सब सोशल मीडिया पे चल रहा है उनमें मॉडिफिकेशन करके उनसे अपन बचने की कोशिश कर सकते हैं। सर, हमारे राजस्थान में जो कैंसर रजिस्ट्री है, इसके पास कोई बच्चों के बोन कैंसर का कोई डाटा है क्या? हमारी कंट्री में 2 तरह की कैंसर रजिस्ट्री चल रही हैं, एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री एंड एक स्टेट कैंसर रजिस्ट्री। एंड दोनों रजिस्ट्री के पास स्टैटिस्टिक्स हमारे जैसे संस्थाओं से जाती हैं, हर महीने जाती हैं, जिसमें जो भी पेशेंट्स आते हैं जो भी कैंसर रिलेटेड, उस हिसाब से ऑर्गन वाइज डिवीजन हम उन्हें नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, उस पेशेंट ने कौन सी ट्रीटमेंट ली वो डिटेल्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये सारी डिटेल्स हमारी रजिस्ट्री में उपलब्ध है और वो डेटा सेंट्रलाइज हो रहा है। नहीं, आपके पास तो है, मैं हाँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, स्टेट की बात। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि हमारी जैसी जो भी संस्थाएं जो कैंसर को ट्रीट करती हैं, वो हर मंथली अपना डेटा जनरेट करती हैं, और वो डेटा हम एक सेंट्रल बॉडी को भेजते हैं जहाँ पर ये सारे के सारा डेटा असिमुलेट होता है, और उस हिसाब से हमारा डेटा। अभी राजस्थान में क्या पोजीशन है, कितने बच्चे हैं जो इससे बोन कैंसर? So I cannot tell you though because that's an assimilation at the state level. I can tell you that जितने भी cancers हो रहे हैं उसमें से pediatric bone tumors are to the tune of 1 to 2%. और जो आपने क्वेश्चन पूछा about what can we do to change कि पेशेंट्स को डायग्नोज जल्दी हो या बीमारी ना हो, तो हम ये बीमारी ना हो इसके लिए तो सर ने बता दिया कि इसके साथ ऑप्शन नहीं है, बट हम जो प्रोपेगेट आपके द्वारा करना चाहते हैं अर्ली डायग्नोसिस। कोई भी कैंसर की जो बीमारी होती है उसमें अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे पूरा क्योर रेट जनरेट हो सकता है।
सो आपको जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पे ले जानी है वो है कि अगर कोई भी स्वेलिंग है जो इज़ नॉट सबसाइडिंग, जो स्वेलिंग क्या होता है यूजुअली ये डायग्नोसिस क्या होता है, पेशेंट या बच्चा गिर गया और फिर स्वेलिंग जनरेट हो गई, उस हिसाब से वो यूजुअली स्वेलिंग डायग्नोस होती है और फिर हम लोकल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं और हम डॉक्टर तक जब तक पहुंचते हैं तब तक वो दवाई हो चुकी होती है या बीमारी फैल चुकी होती है। सो द ट्रीटमेंट इज अर्ली डायग्नोसिस, इफ यू हैव अर्ली डायग्नोसिस यू हैव गुड क्योर रेट्स। सो आप लोग के माध्यम से हम यही पहुंचाना चाहते हैं पब्लिक तक कि अर्ली डायग्नोसिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन बोन ट्यूमर्स। जैसे कि 2-3 केस अगर बड़ा होती है कि अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस तो जरूरी है ही, लेकिन ये डॉक्टर्स की जो कैंसर से जुड़े हुए नहीं हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं जो भी हैं, उन लोगों में भी ये अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास जब पेशेंट जाता है तो वो आपके यहाँ ऐसे हॉस्पिटलों में रेफर करें कि आप वहाँ दिखाएं, वो पहले अपना ही ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। जो ये हम कॉन्फ्रेंस करते हैं या CMEs करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य ही अवेयरनेस डॉक्टर्स के अंदर पहुंचाने का है। मीडिया का और जो सोशल वो है उसका जो हम जो डॉक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं उसमें जैसे 450 डॉक्टर्स इनपुट होती है, 150 वो हैं जो बोन कैंसर पे काम कर रहे हैं, बाकी के जो 300 डॉक्टर्स हैं वो हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के अलावा और इसके अलावा हमारी अदर स्पेशलिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो इसका पर्पज़ ही उन डॉक्टर्स को ये बताना है कि इस बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में ये तरीके से होते हैं। इसके अलावा भी हम जो CMEs करते हैं, जैसे ये हमारी एक नेशनल इंटरनेशनल CMEs है, हर साल हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर साल कई सारी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। आजकल कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी कॉमन हो रही हैं, आपने देखा होगा तो ऑर्थोपेडिक्स की हमारी कॉन्फ्रेंस होती है। रिसेंटली राजस्थान ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की एसोसिएशन की मीटिंग थी जनवरी में अजमेर में, तो उसमें हमारा पूरा ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी का सेशन था। तो उसका पर्पज़ था कि जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, उन्होंने 1000 ऑर्थोपेडिक सर्जन से उसमें आए तो उनको ये नॉलेज पहुंचाना कि किस तरीके से बोन ट्यूमर का इलाज जो है वो सही हो रहा है और आप डॉक्टर्स को, पेशेंट को प्रॉपर ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजिए। इवन जैसे हमारी IOCON एक मीटिंग होती है इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की, उसमें लगभग 5000 डॉक्टर शामिल होते हैं। उसमें पूरे एक दिन का सेशन होता है ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी में। अभी रिसेंटली मेरिट में एशिया पैसिफिक ऑर्थोपेडिक सोसाइटी की मीटिंग हुई थी फरवरी में, तो उसमें भी हमारा पूरा 1 डे का सेशन था जिसमें एशिया के सारे डॉक्टर्स जो थे वो शामिल हुए और जयपुर के, राजस्थान के भी डॉक्टर शामिल हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो इन CMEs का मतलब ही उन तक अवेयरनेस पहुंचाना है और काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। जब हमने स्टार्टिंग में 10 साल पहले ये ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज शुरू की थी महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, दिस इज 11th ईयर जब हम यहाँ कर रहे हैं, उससे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। कुछ पेशेंट आते थे हमारे पास, लेकिन अब जयपुर में और राजस्थान के लगभग 90% जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो फर्स्ट इंस्टेंट में एक्सरे देखते ही हमारे पास पेशेंट भेजते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें बताया कि राजस्थान के कितने डॉक्टर भाग लेंगे और यहाँ के जो बाकी पेशेंट हैं उनको क्या लाभ मिलेगा आपके आयोजन का? देखिए, राजस्थान के इसमें लगभग 200 डॉक्टर भाग ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें उन सबको यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स को जब इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि बोन ट्यूमर्स के कैंसर के उपचार में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो ऑब्वियसली वो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली पब्लिक तक पहुँचेगी। उनके पास होता क्या है कि जैसे गांव में कोई पेशेंट में कहीं दूर दराज में किसी पेशेंट को बोन ट्यूमर निकलता है, उसको नहीं पता लगता कि उसे महावीर कैंसर हॉस्पिटल जाना है या उसे डॉक्टर प्रवीण गुप्ता के पास जाना है। उसको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे, वो जब देखेंगे तो वो अपने आप ही उनको बताते हैं कि आपको वन डे 2 डे या 3 डे प्रोग्राम से क्या ये पेशेंट को इतना लाभ मिल जाएगा कि इसके बाद भी क्या अवेयरनेस हो, किस प्रकार से लोगों को लाभ मिले, इसके लिए आप आगे क्या करने वाले हैं? ये प्रोग्राम का 1 डे 2 डे जो भी होगा हो जाएगा, लेकिन बाद में जो पेशेंट को लाभ मिले, आपकी जो ये पत्र वाचन होंगे उनका लाभ मिले, उसके लिए क्या प्लानिंग आपकी? उसकी प्लानिंग देखो, जो 3 दिन का प्रोग्राम होता है ये हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है। इसमें जो भी डॉक्टर शामिल होंगे, ठीक है, उन डॉक्टर्स की एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से इंफॉर्मेशन बढ़ती है। जैसे आज UK में जो डॉक्टर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इलाज कर रहे हैं और हम यहाँ जो इलाज कर रहे हैं, उन दोनों में कितनी डिफरेंस है, वो क्या बेहतर कर रहे हैं और क्या हम नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का एक एक्सचेंज मंच हो गया। तो उससे हमारी जो नॉलेज बढ़ी, वो नॉलेज हमारे पेशेंट के काम आएगी और पब्लिक के काम आएगी, ठीक है। और ऐसे ही जो डॉक्टर्स हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जुड़ेंगे, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ऑटोमेटिकली जो 3 दिन की इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ 3 दिन तक शामिल नहीं रहेगी। ये जो नॉलेज जो लोग लेके जाएंगे वो आगे जाके उसको बढ़ाएंगे। और जो दूसरा हमने कैंसर प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बनाया रिटर्न टू मेनस्ट्री, उसका उद्देश्य जो पेशेंट इलाज कर रहे हैं, हो चुका है, उन्हीं के थ्रू हम जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है